अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बड़ी डेवलपमेंट जिसमें तुर्की को अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली F-35 जो प्रोग्राम था उसमें से निकाल दिया गया है। ये हुआ कैसे है, इसकी डिटेल्स क्या है, कैसे ये ऐलान किया गया और निकाल तो पहले ही दिया गया था, अभी क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आने वाले वक्त में जो एक बड़ा धचका लगने वाला है तुर्की को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। रूस के साथ जो मामलात ठीक होते नज़र आ रहे थे, लग ये रहा है कि तुर्की ना अमेरिका का रहा और ना ही रूस का रहा। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि रूस और तुर्की के दरमियान अभी रिसेंटली कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि F-35 प्रोग्राम है क्या था और तुर्की के लिए इसकी अहमियत क्या थी। अब अगर बात करें तुर्की की तो 2016 के बाद जब बगावत हुई और उसके बाद एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसमें से ज़्यादातर जो एयरफोर्स के पायलट थे, जो फौजी थे, उनको जेल जाना पड़ा और उनके खिलाफ उनका या तो कोर्ट मार्शल किया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब इस वक्त तकरीबन 1200 से 1300 के करीब जो पायलट थे उस वक्त तुर्की के पास। अब इनमें से आधे से ज़्यादा जो पायलट हैं वो जेल चले गए और उसके बाद ऐसे कह लें कि आधे से ज़्यादा फ्लीट जो था, जो एयरफोर्स थी तुर्की की, वो ग्राउंड हो गई। मतलब यह है कि आपके पास तैयारे तो हैं लेकिन उनको उड़ाने के लिए आपके पास पायलट मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसे कह लें कि जो ओवरऑल कंट्री का डिफेंस सिस्टम है वो भी इंतहाई कमज़ोर था, या ऐसे कह लें कि इतना कैपेबल नहीं था कि किसी बड़ी पार को चैलेंज कर सके, लाइक के फ्रांस, अमेरिका या किसी भी इस तरह की, बरतानिया वगैरह इस तरह की बड़ी पार को। तो अब तुर्की ने ये किया कि जो F-35 प्रोग्राम था जब ये शुरू हुआ तो तुर्की ने भी नेटो मेंबर होने के नाते और पास्ट एक नेटो के साथ और अमेरिका के साथ था, तो उसको लेके तुर्की को उसका हिस्सा बनाया गया और बहुत सारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो तुर्की के पास आई और उसका हिस्सा बना। लेकिन फिर ये हुआ कि एक रिफ्ट पैदा हो गई और तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते चले गए। उसमें यह था कि अमेरिका की जानिब से अपना जो डिफेंस सिस्टम था वो देने के हवाले से तुर्की को काफ़ी लैतो लाल से काम लिया जा रहा था, काफ़ी हीले बहाने किए जा रहे थे, जिसके ऊपर तुर्की ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप हमें नहीं देना चाहते तो ना दें, हमें जलील मत करें। और उसके बाद फिर तुर्की ने फैसला किया कि वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जिसको S-400 कहा जाता है वो डिफेंस सिस्टम यूज़ करेगा। अब सूरत हाल ये है कि डिफेंस सिस्टम जो रशिया का है वो तुर्की के पास पहली डिप्लॉयमेंट आ चुकी है, दूसरी अगले 2 माह में उसके पास पहुंच जाएगी। अब इसमें ये सारी सूरत हाल में तुर्की के ऊपर प्रेशर था और तुर्की के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए फर्दर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था वो मुअत्तल कर दिया। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उसमें यह है कि बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अमेरिका ने तुर्की को इन्फॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर एक बेनिफिट था तुर्की के पास कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होनी थी, इवन के F-16 जो था, तुर्की वाज वन ऑफ द कंट्री जिसकी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करने की इजाज़त मिली और ये 1995 के बाद से तुर्की इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क के अंदर कर रहा था। तो अब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो राइट था, जो तुर्क कंपनियाँ इसमें इन्वॉल्व थी वो इसमें शामिल नहीं होंगी, उनको निकाल दिया गया। उसके बाद दीगर जो ममालिक थे, जो हमसाया ममालिक थे, जो राइवल ममालिक थे, ये सारी डील जो थी उनके पास चलेगी, जो कि ऑलरेडी F-35 प्रोग्राम का हिस्सा है। अब यहाँ पर यह है कि कुछ हज़ारों के हिसाब से पुर्जाजात जो हैं वो यूज़ होते हैं और सैकड़ों के हिसाब से पुर्जाजात जो इसके अंदर आलात यूज़ होंगे वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टिल तुर्की के अंदर होगी, लेकिन यह है कि जो एक बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होनी थी उसका नुकसान बहरहाल तुर्की को होगा। अब सूरत तो ये थी कि तुर्की के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, किसकी वजह से? रशिया की वजह से। तो रशिया के तुर्की करीब हो जाता या एक ऑल्टरनेट के तौर पर उनके पास चला जाता। लेकिन हुआ ये कि रिसेंटली यूक्रेन का जो मामला था उसमें तुर्की और रशिया आमने सामने नजर आए और एक दोबारा से इनके ताल्लुकात जो कि ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, सीरिया के अंदर मामलात को लेकर, आज़रबाईजान आर्मीनिया के मामलात को लेकर, तो मामलात मज़ीद ख़राबी की जानिब जाना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि तुर्की के पास ऑप्शन क्या है। अब देखें, तुर्की की फ्लीट की मैंने सूरत हाल आपको बता दी। अब तुर्की के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो यह है कि अपने आप को अपग्रेड करता और 5th जनरेशन वॉरफेयर का F-35 तैयारा जो है उसको मिल जाता। हालांकि इसके बारे में इसके ऊपर उन्होंने पैसे भी दे रखे हैं, लेकिन यह है कि इसकी डिप्लॉयमेंट तुर्की को नहीं की गई।
अब ये तो उनके हाथ में नहीं रहा, तो अब ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में रहते हुए आप रशिया का Su-57 जो है उसको ले लें, और जिसके ऊपर रशिया ने तुर्की को ऑफर भी की हुई है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, हम आपको इसमें शामिल करेंगे और आपको डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन चीन है, चाइना के पास भी 5th जनरेशन वॉरफेयर है, J-20 जिसका नाम है, और चाइना पाकिस्तान के बड़ा करीब है, पाकिस्तान तुर्की के करीब है, तो पाकिस्तान और चाइना के जो आपसी ताल्लुकात है उसका फ़ायदा उठाते हुए इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकता है तुर्की। और देखना यह है कि तुर्की इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, क्या फैसला करता है। इवन के तुर्की ने इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक लॉबिंग फर्म भी अमेरिका के अंदर हायर की थी, लेकिन लगता यह है कि उसने भी उस तरह काम नहीं किया क्योंकि मामला पहले ही बहुत खराब हो चुके थे। अब एक और बड़ा बम फोड़ा गया है तुर्की के ऊपर, या ऐसे कह लें कि इन्हीं दिनों में, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बम फोड़ दिया गया होगा तुर्की के ऊपर, और वो बम जो बाइडेन की जानिब से फोड़ा गया है। और ये बम जो था, इसका फोड़ने का ऐलान जो था वो जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में किया था। इलेक्शन कैंपेन में कौन सा वादा किया था, किस तरह की ये चीज़ थी, किस तरह की ये बड़ी डेवलपमेंट है, और आने वाले वक्त में इसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है तुर्की को, उसके ऊपर अगली वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।